नमस्कार, वेलकम बैक टू लर्न विद परफेक्ट। मैं कुलदीप सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पिछली क्लास में जीन पियाजे से संबंधित बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी। उनके बताए हुए जो शब्द थे, उन्होंने सिद्धांत में किस तरीके से सिद्ध किया, क्या कहना चाहते थे। अब हम आते हैं जीन पियाजे के सिद्धांत के ऊपर कि आखिरकार जीन पियाजे ने क्या कहा और किस प्रकार उन्होंने अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेकर मैं सीधे सीधे आपसे बताता हूँ। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जीन पियाजे मानते हैं, अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है जीन पियाजे का मानना था कि बुद्धि आयु के साथ साथ विकसित होती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसमें स्कीमा का विस्तार होने लगता है। इसके लिए बच्चे समाविष्टीकरण और समावेशन की प्रक्रिया से गुजरते हैं। स्कीमा निर्माण होने से बच्चे अनुकूलन करने लगते हैं। देखिए, इतनी चर्चा अभी तक हो चुकी है। मैंने आपको 11 शब्द बताए, मैंने आपको संज्ञान का मतलब बताया, स्कीम का मतलब बताया, स्कीमा का मतलब बताया, समाविष्टीकरण का मतलब बताया, समावेशन का मतलब बताया, साम्य धारण का मतलब बताया, हम केंद्रित भाषा, हम केंद्रित चिंतन, संरक्षण का अभाव, पलटावी की समस्या, विकेंद्रित चिंतन, ये सब पर विस्तृत चर्चा हो चुकी है। सब पर मैंने आपको बताया है। अब जो सारी बातें निकल कर आई हुई यहाँ पर मैंने इन शॉर्ट में आपके सामने लिख दी है कि पियाजे का मानना था कि बुद्धि आयु के साथ साथ विकसित होती, पहली बात तो ये, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसका स्कीमा का विस्तार होता है, उसका स्कीमा विस्तृत होने लगता है, उसका स्कीमा बनने लगता है। और स्कीमा बनने के लिए बच्चे दो चिंतन करते हैं, पहला कौन सा, समाविष्टीकरण, दूसरा कौन सा, समावेशन। और इससे क्या होता है, बच्चा वातावरण के साथ या बाहरी दुनिया के साथ, भौतिक विश्व के साथ अनुकूलन करने लगता है। और बात फिर वहीं से शुरू हुई थी कि बुद्धि का काम क्या है, अनुकूलन करना। चूंकि बुद्धि का काम अनुकूलन करना है और बच्चा अनुकूलन कैसे करता है, स्कीमा बनने के बाद। और स्कीमा कैसा बनता है, उम्र के साथ साथ। तो जब बच्चा बड़ा होता है तो कौन कौन सी अवस्थाओं से गुजरता है, कैसे उसका स्कीमा बनता है। चलिए, विस्तृत चर्चा इस बात पर, और इसके लिए हमें समझना होगा जीन पियाजे द्वारा बताई गई अवस्थाएं। तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, तो आपको ये बात पता है, नहीं पता तो समझ लीजिए। पहली अवस्था इन्होंने बताई है वो है संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 से परिपक्वता तक, ये 4 अवस्थाओं में ये चीजें चलती हैं। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, एक सवाल सीधा सीधा यहां से बनेगा, मतलब एक नंबर तो ये पक्का आपका है, या तो अवस्थाएं देकर आपसे एज पूछी जाती है, एज देकर अवस्था पूछी जाती है, इनका सीरियल पूछा जाता है, इनका क्रम पूछा जाता, तो एक सवाल आपका यहां बनेगा। ध्यान रखिए, जो बातें हमने अभी तक बताई हैं उन्हें अगर हम ध्यान में रखेंगे तभी इन अवस्थाओं को हम विस्तृत रूप से डिटेल में समझ पाएंगे। अगर उन चीजों को हम भूल गए
तो हमें अवस्थाएं समझने में समस्या हो सकती है। जो चीजें मैंने बताई कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसका स्कीमा बनता है और स्कीमा से वो अनुकूलन करता है। तो ये 4 अवस्थाएं रट लीजिए, फिर चारों अवस्थाओं को हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो 4 अवस्थाएं कौन सी, इनको हमें रटना है। संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 से परिपक्वता, इन 4 अवस्थाओं में हमें इन्हें समझना है। तो हम इन्हें समझें, उसके लिए फिर से समझिए कि बच्चे के अंदर बुद्धि का काम, जो बुद्धि का विकास होता है उम्र के साथ होता है और किस 4 प्रकार की अवस्थाओं से बच्चा गुजरते हुए अपने स्कीमा का निर्माण करता है। ठीक है, तो पहली अवस्था पे हम लोग चलें। सबसे पहली अवस्था जो है, यहां पर उसके 3 नाम लिखे हुए हैं। पहला नाम उसका लिखा है संवेदी गामक अवस्था, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, इंद्रिय गामक अवस्था, या इसे पेशीय गामक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, जो जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। इंग्लिश में इसका एक ही नाम है, सेंसरी मोटर स्टेज। तो अगर आप इंग्लिश में इसे याद करेंगे तो ये क्या है, फिर आप इसे भूलेंगे नहीं। एस सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। SPCF अगर आप याद रखेंगे तो वो सीक्वेंस आप कभी भूलेंगे नहीं, चारों अवस्थाओं का SPCF। तो S की बात करें, सेंसरी मोटर स्टेज की बात करें, तो इसके नाम हिंदी में 4 हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। चारों नाम आप पढ़ लीजिए, संवेदी गामक अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था, पेशीय गामक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष, और इंग्लिश में इसे सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। आगे चर्चा हो इससे पहले हम आपको बता दें कि जो इसका नाम है उसके नाम में ही इसका मीनिंग छिपा हुआ है। नाम में ही इसका मीनिंग छिपा हुआ है। भाई मोटर का मतलब होता है ले जाने वाला, चलाने वाला, क्योंकि किसी भी यंत्र में जब मोटर लगा होता है तो मोटर ही उस चीज को चलाता है। तो मोटर का मतलब होता है चलाने वाला। और यहां लिखा है सेंसरी, यानी सेंस, इंद्रियां। तो जब तक बच्चा अपनी इंद्रियों के द्वारा चीजों को समझता है, चीजों को करता है, चीजों को चिंतन करता है, यानी इंद्रियों से जब जिस अवस्था तक बच्चा चलता है, काम करता है, उस अवस्था का नाम है संवेदी गामक अवस्था, या हम कहें सेंसरी मोटर स्टेज। तो इसके नाम में इसका मीनिंग छिपा हुआ है, सेंस से चलने वाला, इंद्रियों से चलने वाला। चलिए, इसमें साफ साफ लिखा है इस अवस्था में बच्चा किसी वस्तु को देखकर, सुनकर ज्ञान प्राप्त करता है, अर्थात बच्चा वस्तु को देखकर और सुनकर ही उस वस्तु को महसूस करने की कोशिश करता है, क्योंकि बच्चे के पास यहाँ पर उसके बारे में कोई स्कीम नहीं है। तो जैसा उसे दिखाई देता है वो उसी प्रकार उस चीज को समझता है। जब मम्मी सामने आ जाती हैं तो उन्हें देखकर मुस्कुरा देता है, लेकिन जो ही मम्मी सामने से चली जाती हैं तो भूल जाता है कि मम्मी जैसा कोई कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि और मम्मी को देखकर वो इसलिए मुस्कुराया था क्योंकि उसने आंखों से देखा है उस चेहरे को बार बार, कानों से उस आवाज को सुना है बार बार, और देखना सुनना ये सब क्या है, ये सब सेंस होते हैं। तो जैसा कि नाम में लिखा है, यानी बच्चा देखकर सुनकर ही वो जब समझ पा रहा है। अभी कोई मम्मी के अलावा कोई बाहर की औरत भी बच्चे को डेली दिखाई दे, डेली सुनाई दे, वो बुआ हो, मौसी हो, तो उनको भी देखकर बच्चा मुस्कुराने लगेगा, क्योंकि जिस चीज को बच्चा बार बार देखेगा, जिसे बार बार सुनेगा, वो उसी के साथ जुड़ जाता है, क्योंकि वो चीज उसके इंद्रियों के संपर्क में रहती है। तो जो पहली अवस्था यहाँ पर पियाजे ने बताई है, उसका सीधा सीधा मतलब ये बताया उन्होंने कि 2 साल तक जो बच्चा होता है वो केवल और केवल अपनी इंद्रियों के द्वारा ही चिंतन करता है। इंद्रियों से बाहर की दुनिया उसके लिए शून्य होती, इंद्रियों से बाहर की दुनिया का उसके लिए कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ इंद्रियों द्वारा सुनता है। जैसे अगर बच्चे के सामने कोई पलके झपकाए तो वो भी बिना सोचे ही पलके झपकाने लगता है, बिना सोचे समझे, अर्थात वह उसका अनुकरण करता है। ठीक है, तो यहां तक बात हो गई, यानी बच्चा सिर्फ जैसा उसको दिखाई देता, जैसा उसके सामने लोग करते हैं, वो उसको चिंतन करता है कि हाँ ऐसा इसलिए हो रहा है। यहां पर अनुकरण की बजाय अगर हम ये कहें, क्योंकि अनुकरण शब्द थोड़ा व्यवहारवादी शब्द हो जाएगा, अनुकरण काट के हम अगर इस जगह पे शब्द लिखें, चिंतन करता है, यानी वो सोचता है कि हमको भी ऐसा करना चाहिए, और फिर उस चीज को वो दोहराने लगता है। तो कहने का मतलब है कि इंद्रियों द्वारा ही बच्चे का जो है संपूर्ण विकास 2 साल तक होता है। और जब वो किसी चीज को देखता है, मान लीजिए बच्चे के सामने कोई खिलौना आपने दिया और बच्चा उस खिलौने को देखकर खुश हो जाता है और वही खिलौना उठाकर आपने अलमारी में रख दिया, तो थोड़ी देर बाद बच्चा भूल जाता है कि जो है खिलौने जैसा कुछ था। ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि यहां पर बच्चे में स्मृतियां नहीं होती। यहां पर बच्चे में जो स्मृतियां होती हैं वो कैसी, अस्थायी होती हैं, टेम्परेरी होती हैं।
स्मृति अस्थाई होती है, अस्थाई होती है। यानी बच्चे में कोई मेमोरी यहां पर बनी नहीं होती पहले से। बच्चे के सामने मम्मी आई और उनको देखकर हंसने लगा, मम्मी चली गई, तो थोड़ी देर 2-4 सेकंड बाद भूल जाता है और फिर दूसरे कामों में लग जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे के अंदर किसी भी वस्तु या घटना की कोई परमानेंट मेमोरी या परमानेंट स्कीम, यहां पर हम कह सकते हैं कि स्कीम्स, स्मृति के बजाय अगर हम यहाँ स्कीम लिखे तो और अच्छा शब्द यहां पर हो जाएगा कि जो बच्चे की स्कीम होती हैं वो कैसी होती हैं, अस्थायी होती हैं। कि जब तक बच्चा उस चीज से इंद्रियों से जुड़ा है तभी तक वो उसके बारे में समझ पाता है, और जो ही इंद्रियों से वो डिस्कनेक्ट होता है उस चीज को भूल जाता है। लेकिन जब बच्चा 20 महीने का होता है, यहां लिखा 20 महीने के बाद वस्तु स्थायित्व आ जाता है। सवाल कई बार पूछा गया है, 20 महीने के बाद वस्तु स्थायित्व आ जाता है, यानी 20 महीने के बाद अगर बच्चा मम्मी को देखता है और मम्मी उसके सामने चली जाती है तो बाद में भी उसे याद करके, उसे सोच कर वो रो सकता है, वो पुकार सकता है, बुला सकता है, क्योंकि अब उसके अंदर वस्तु स्थायित्व आ गया, ऑब्जेक्ट परमानेंस आ गया है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस किस अवस्था में आता है, संवेदी गामक अवस्था में, क्योंकि यहां पर जो स्मृतियां हैं अब कैसी हो जाती हैं, अब परमानेंट हो जाती हैं। आप कह सकते हैं कि 20 महीने के बाद क्या होती हैं, जो स्कीम है वो स्थायी हो जाती है, परमानेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो यहां पर स्कीम परमानेंट हो जाती हैं। और लास्ट बात, पियाजे ने इस अवस्था को भी 6 भागों में बांट दिया था, जो उतना डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं, आपकी परीक्षाओं में उतना डिटेल नहीं पूछा जाता है। तो पहली अवस्था को भी 6 भागों में बांटा था। कुल मिला के पहली अवस्था से हमें सिर्फ इतना बात पता चलती है, जहां से हमने शुरू किया था बात, कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे की बुद्धि अनुकूलन करती है, एडॉप्टेशन करती है, भौतिक विश्व से सूचनाएं इकट्ठा करती है। तो 2 साल तक जो बच्चा है वो केवल अपनी इंद्रियों द्वारा ही सूचनाएं इकट्ठा कर पाता है। इंद्रियों से बाहर की दुनिया का उसके लिए कोई अस्तित्व नहीं होता। उसके लिए दुनिया वही है जो उसके आंखों के सामने है, जो कानों से सुनाई देती है, जो हाथों से महसूस कर सकता है। किसी तरीके की कोई स्कीम नहीं बन पाती, परमानेंट बनती है और समाप्त हो जाती है। लेकिन 20 महीने के बाद धीरे धीरे स्मृतियां बनने लगती हैं, और स्थायी तो आ जाता है। चलिए दूसरी अवस्था की बात करें। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इंग्लिश में क्या लिखा है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। और इसकी एज क्या है, 2 to 7 ईयर, 2 से 7 साल। जैसे पहली वाली अवस्था में हमने उसके नाम में उसका मीनिंग निकाल लिया था, तो यहां पर इसके नाम में ही इसका मीनिंग निकलेगा। यहां लिखा है प्री ऑपरेशनल, यानी ऑपरेशनल थिंकिंग बच्चा करेगा उससे पहले की अवस्था। प्री का मतलब पहले, ऑपरेशनल का मतलब संक्रियात्मक चिंतन, कुछ भी आप कह सकते हैं, सिस्टमैटिक, तर्कपूर्ण, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो बच्चा तर्कपूर्ण चिंतन करेगा उससे पहले की अवस्था, प्री ऑपरेशनल लिखा है। यहां लिखा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी संक्रिया करने से पूर्व की अवस्था। और किसी भी काम को करने की जो पूर्व की अवस्था होती है, वहां पर हम क्या करते हैं, तैयारियां करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। तो पियाजे कहते हैं कि 2 से 7 साल में क्या होता है, बच्चा प्रिपरेशन करता है, तैयारी करता है विभिन्न प्रकार की संक्रियाओं की। कौन सी तैयारी करता है ये भी देख लें। अभी इससे पहले वाली अवस्था में हमने आपको क्या बताया था कि जो 0 से 2 साल की अवस्था थी वहां पर वस्तु स्थायित्व बनने लगता है। लेकिन वो वस्तु स्थायित्व भाषा के द्वारा कहां प्रदर्शित होता है, इस अवस्था में। इसमें एक चीज और बढ़ा सकते हैं कि वस्तु स्थायित्व भाषा के द्वारा प्रदर्शित होता है, यानी भाषा के द्वारा वस्तु स्थायित्व किस अवस्था में प्रदर्शित होता है, 2 से 7 साल में। और बनता कब है, 0 से 2 साल में। तो जैसे भाई हमने इसका नाम का मतलब निकाल लिया कि बच्चा तर्कपूर्ण चिंतन करेगा उससे पहले की अवस्था। तो इसमें कहा गया इस अवस्था को 2 से 4 और 4 से 7 भागों में बांटा गया है। इस अवस्था में वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित होने लगता है तथा बच्चे में भाषा विकसित होने लगती है, परंतु वह भाषा अहम केंद्रित होती है। इस पर चर्चा हो चुकी है कि 7 साल तक बच्चे में चूंकि तर्क नहीं होता,
इसलिए बच्चा जो बोलता है वो अपने अनुसार बोलता है, वो ये नहीं कि आप जो चाहते वही बोले, जो वास्तव में वो चीज वही बोले, उसे जो समझ में आता है वो उसको बोलता है, क्योंकि उसका अपना चिंतन होता है, वो चिंतन अहम केंद्रित होता है, इसलिए भाषा भी क्या हो जाती है, अहम केंद्रित। तथा बच्चों में वस्तुओं के रंग, ये महत्वपूर्ण है, पूछा गया है, वस्तुओं के रंग, आकार, तुलना, समानता, वर्गीकरण जैसे गुण विकसित हो। ये सब तैयारी ही तो है। अभी मैंने बताया कि तर्कपूर्ण चिंतन करने से पहले की अवस्था, तो जब वो तर्क करेगा तो तर्क से पहले उसे आकार, तुलना, समानता, वर्गीकरण, रंगों की जानकारी ये सब होनी चाहिए, तभी वो तर्क कर पाएगा। अगर ये चीज नहीं है तो तर्क नहीं कर सकता। लेकिन चूंकि उसके तर्क अभी आया नहीं, 7 साल के बाद आएगा, और पहले की क्लास में हमने चर्चा कर ली कि जब तक बच्चे में तर्क नहीं आता तो बच्चे के अंदर संरक्षण का अभाव होता है। तो यहां लिखा है बच्चों में संरक्षण का गुण विकसित नहीं हो पाता, इस कारण पलटावे की समस्या बनी रहती है। बच्चे जीववादी होते हैं। यहां पर एक नया शब्द आया, जीववाद, यानी एनिमिज्म। एनिमिज्म, अब एनिमिज्म का मतलब होता है कि बच्चे को लगता है, बच्चे के अंदर मरने का कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होता, उसे लगता है दुनिया में हर चीज जीवित है। अगर वो गुड़िया के साथ खेलता तो उसे लगता है ये भी जीवित है, टीवी देखता तो उसे लगता है सारे लोग जीवित हैं, यानी डेथ का उस कॉन्सेप्ट उसके अंदर नहीं आ पाता। जब हम पियाजे की नैतिकता की अवस्था पढ़ेंगे तो वहां पर इस पर चर्चा और करेंगे। यानी बच्चे के अंदर मरने का कॉन्सेप्ट नहीं आता, वो हर चीज को जीवित समझता है। अगर वो रास्ते में चल रहा होता और गिर पड़ता है तो रोने लगता है, लेकिन मम्मी जब जमीन पर 2 बार मारती है तो चुप हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि जमीन ने हमें मारा था और मम्मी ने जमीन को मार दिया। यानी उसको जीने और मरने का कॉन्सेप्ट उसके अंदर नहीं होता, इससे जीववादी होते हैं बच्चे सारे के सारे। तो कहने का मतलब ये इस अवस्था के बारे में प्रमुख बातें हो गई, जहां इसके नाम में इसका मतलब छिपा हुआ है। तीसरी अवस्था की बात करें, तीसरी अवस्था सबसे महत्वपूर्ण है, जिससे सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। चलिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये वो अवस्था है जब बच्चा 7 वर्ष का हो गया, और जब 7 वर्ष का हो गया तो आपको पता है कि सारी समस्याएं समाप्त हो गई, क्योंकि बच्चे के अंदर तर्क आ गया। इसके बारे में क्या लिखा है, 7 से 11 कॉन्क्रीट स्टेज, यानी अब बच्चा तर्क करने लगा। ठीक, मूर्त यानी जिसका कोई रूप हो, आकार हो, रंग हो, अर्थात जिसको हम देख सकते, छू सकते हैं। यानी बच्चा अब उन सभी घटनाओं, उन सभी वस्तुओं के बारे में तर्क करने लगेगा जिसे वो देख सकता है, जिसे वो छू सकता है, जिसका कोई आकार हो। इस अवस्था में बच्चे मूर्त चिंतन करते हैं। जैसे जब बच्चा कोई नया खिलौना देखता है तो उसके बारे में मूर्त चिंतन करता है, उसकी बनावट, उसका आकार, उसका रंग। यानी बच्चे को लगता है कि किस रंग का है खिलौना, ये चिड़िया है, ये कुत्ता है, यानी उसके बारे में वो सोचने लगता है। तो यहां पर बच्चा कार्य कारण संबंध बनाने लगता है, बच्चों में तर्क विकसित होने लगता है, परंतु वह तर्क मूर्त वस्तुओं और घटनाओं से होता है। यह चर्चा हो चुकी है कि 7 साल तक बच्चे के अंदर जो तर्क होता है कैसा होता है, केवल मूर्त होता है। और तर्क का मतलब कार्य कारण संबंध, इस पर भी बता चुके हैं। इसलिए पलटावे की समस्या समाप्त हो जाती है और संरक्षण का गुण आ जाता है। इससे पहली वाली अवस्था में आपने देखा था संरक्षण का अभाव था बच्चे के अंदर, लेकिन यहां संरक्षण का क्या है, गुण आ गया बच्चे के अंदर। यानी वो अभाव, वो जो कंजर्वेशन का एक लैक ऑफ कंजर्वेशन की स्थिति में बच्चा था कि वस्तुओं को सिर्फ उनके बाहरी आकार के आधार पर वो जान पा रहा था, अब उसके गुण के बारे में बच्चा जानने लगा कि इस वस्तु का गुण क्या है, आयतन, घनत्व, यानी उसके बारे में चीजें समझ गया है। तो बच्चे के अंदर संरक्षण का गुण आ गया। बच्चे समय, दूरी, माप, तोल आदि के संबंध में संक्रियाएं करने लगते हैं और बच्चों का व्यवहार लक्ष्य केंद्रित हो जाता है। ये इस बार सवाल पूछा गया सीटेट में, बच्चों का व्यवहार कैसा हो जाता है, लक्ष्य केंद्रित, इसलिए वो कक्षा में समावेशित हो जाते हैं। ये सवाल भी पूछा गया है कि कक्षा समावेशन का गुण किस अवस्था में आता है, तो वो भी कब आता है, 7 से 11। क्यों? क्योंकि उन्हें अब लगने लगता है कि क्लास में पढ़ने से ही हमारा विकास होगा, हम पढ़ेंगे तभी जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। परंतु बच्चों में अमूर्त चिंतन नहीं आ पाता। ये वो अवस्था है जहां बच्चे चिंतन तो करने लगते हैं, क्योंकि पहले ही चर्चा हो चुकी कि बच्चा 7 साल क्रॉस करेगा तो चिंतन बच्चे में आ जाएगा, लेकिन वो चिंतन अभी मूर्त होता है, अमूर्त नहीं होता। यानी बच्चा अमूर्त चिंतन अभी नहीं कर पाता है। अमूर्त चिंतन कब करेगा, अंतिम अवस्था में। चलिए, अंतिम अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से 15 या नई साइकोलॉजी में कहें तो परिपक्वता तक, ठीक है, मेच्योरिटी तक चलती है। इसमें क्या कहा गया, इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। इसमें बच्चे मूर्त चिंतन के साथ अमूर्त चिंतन भी करते हैं, यानी जिसे बच्चे ने देखा नहीं है, जिसे बच्चे ने कभी जिसके आकार के बारे में नहीं देखा, जिसको छुआ नहीं है, अब बच्चा उसके बारे में भी सोचने लगता है कि चंद्रमा इधर क्यों निकलता, सूरज इधर क्यों निकलता, सूरज क्यों निकलता।
तो ये सारी जैसे प्रेम, सहानुभूति, न्याय, स्वतंत्रता, इन सब के बारे में बच्चा सोचने लगता है, अर्थात जिसको महसूस किया जा सके, इसे निगमनात्मक चिंतन कहते हैं। कई बार ये सवाल पूछा गया है कि डिडक्टिव थिंकिंग किसे कहते हैं, तो इसे डिडक्टिव थिंकिंग भी कहते हैं, निगमनात्मक चिंतन भी कहते हैं, क्योंकि बच्चे समस्या समाधान करता बन जाते हैं। अब बच्चा किसी भी समस्या को स्वयं सॉल्व कर सकता है, उसके अंदर तर्क विकसित हो जाता है, और तर्क विकसित होने के कारण बच्चा एक अच्छा समस्या समाधान करता बन जाता है। तो ये चारों अवस्थाएं जीन पियाजे की थी। इस चर्चा को अगली क्लास में फिर हम जारी रखेंगे। आज कुछ तकनीकी समस्या के कारण वो क्लास बीच में डिस्टर्ब होगी। वैसे आपकी क्लास ऑलमोस्ट पूरी हो गई थी, कुछ बातें बतानी थी, तो वो जब हम जीन पियाजे और वाइगोट्स्की का कंपैरिजन अगली क्लास में बताएंगे तो वहां पर इस चर्चा को भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सहयोग के लिए धन्यवाद।